नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के उसी मामले पर जिसमें ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है और आज तीसरे दिन भी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से पूछताछ हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया समेत तमाम कांग्रेस के नेता जो कि दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं और रोज अपने नेता के साथ कदम ताल करते हुए दिल्ली की सड़कों पर ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है, तो दिल्ली में सवाल हो रहा है और छत्तीसगढ़ में मानो बवाल हो रहा है। नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये आईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेयरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी गलत क्या कहा है? कल तो ईडी के सामने जब राहुल जी से प्रश्न किया गया तो राहुल जी ने पूछा था कि और प्रश्न बचे हैं क्या? सारी रात बिठा के प्रश्न आप कर लीजिए, दूसरे दिन आने का काम मत रहे। और इशारे में वहां साबित हो गया कि प्रश्न भी कौन बनाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ट्वीट किया है तो सच्चाई है, पूरा देश को मालूम होना चाहिए कि ईडी किसके संपर्क में है और किसके निर्देश पे इस तरीके से काम करता है। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए। 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा, हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही। आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को, देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? और भूपेश जी भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं उस प्रदर्शन धरना में। मगर छत्तीसगढ़ की क्या हालत बना के रखी है। डॉक्टर रमन सिंह जो कि उसी बात को दोबारा से कह रहे हैं जिसमें उन्होंने पिछली बार भी इसी बात को कहा था और देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया। और इस बात को बताने की कोशिश की कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और किस तरह से उन्हें सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ा था। लेकिन रमन सिंह को यदि हम सुने तो वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लाव लश्कर लेकर साल 2010 में सीबीआई के सामने इस तरह से नहीं गए थे। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर सीबीआई जांच का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसके बाद हाईकोर्ट में भी उनकी पेशी हुई थी। कई घंटे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को कई घंटे बैठना पड़ता था, सवालों के जवाब देने पड़ते थे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि 8 सालों से जिस तरह से कुछ किया नहीं और उसे ढकने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अमित जी का। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान साहब का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आज तीसरा दिन है
ईडी से पूछताछ का राहुल गांधी जी की, लेकिन वही बात है, आप लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यह किसी तरह के घोटाले की या किसी भी तरह के ऐसे मामले की जांच है। आप लोगों का केवल और केवल यही कहना है कि इसे सिर्फ जनता के सामने तूल देने के लिए लाया गया है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। विवेक जी, देखिए, एक कंप्लेन होती है स्वामी जी के द्वारा 2012 नवंबर में जी, 2015 में ईडी उस मैटर को बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड और 2022 में जी उस पे राजनीतिक द्वेष के कारण राहुल गांधी जी को ईडी बुलाता है। देखिए, हमें ना तो घबराने की जरूरत है ना डरने की आवश्यकता है, इसलिए हम उसको फेस कर रहे हैं और लगातार ईडी जो पूछ रही है हम उसको लगातार उसका बयान जो हम अपना बयान भी वहां पर दर्ज करा रहे हैं। लेकिन विवेक जी जी अगर कोई केस 2015 में खत्म हो गया है और ईडी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, तो इट मींस कि ये मैलाफाइड इंटेंशन से लगातार जो अगर आप देखेंगे पिछले 8 वर्षों में, क्योंकि इन्होंने रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे जी, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को देना था, अब 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 15 लाख लोगों के अकाउंट में बोल रहे थे, आज तक वो अकाउंट में पैसा नहीं आया। लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। सारे मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को यूज किया है, आप देखिए कि चाहे बंगाल इलेक्शन हो वहां पर, चाहे महाराष्ट्र हो, इसके पहले चाहे आपके सत्येंद्र जैन हो, चाहे छगन भुजबल हो, इसी प्रकार से बंगाल के नेता हो, लगातार आप देखेंगे तो केंद्र सरकार अपने विकास के बल पे नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अपनी जो संस्थाएं हैं उनको अपने राजनीतिक एजेंट की तरह यूज कर रही हैं और चुनाव के पहले ही ये एक्टिव क्यों होती हैं। और आपके पार्टी के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो तो कह रहे हैं ये सरकार अपराधी है, अपराधी नहीं होती तो प्रजातंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाती, सरकार को अपराधी कह रहे हैं अधीर रंजन जी। तो देखिए, चूंकि मैं उज्जैन आया हुआ हूं तो मैं अधीर रंजन साहब का बयान मैंने सुन नहीं पाया है जी जी, और मैं एक ही चीज आपको कह सकता हूं कि देखिए, अपराधी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर गुजरात दंगों का दाग हो, अगर कोई व्यक्ति जिसे मेरे संस्कार नहीं कहते, लेकिन फिर भी जो सत्य है वो सत्य है कि अगर एक स्टेट से तड़ी पार किया गया हो तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे से कहने का मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते जी, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से एक राजनीतिक एजेंट की तरह यूज किया जा रहा है, ये एक दुखद पहलू है। और जो आज देश की लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और जिस प्रकार से आज आप देखिए कि हमारे नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को वहां पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कम से कम लोकतंत्र में सारी चीजें, कोई भी पार्टी हो, कम से कम हम इसका समर्थन नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन अगर सबसे ज्यादा बार किसी ने किया है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार ने इन 8 वर्षों में किया है। ठीक है लखन चौधरी साहब, ये एक महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ये बड़े बड़े नेता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हिरासत में लिया गया था। अगर हम इस पर चर्चा करें और जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हों या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हों या कांग्रेस के तमाम नेता, क्या ये वाकई में एक बदले की राजनीति है या ये केवल और केवल ईडी और एक नेता के बीच का कहेंगे जो प्रोसेस होती है प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की, केवल वो है? देखिए विवेक जी, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल बदले की राजनीति है। और देखिए, ये जो वर्तमान जो केंद्र में सरकार है वो तो जब से 2014 में सत्ता में आई है तब से यही कर रही है। और इसका मकसद जो है, ईडी का मकसद वही है कि कांग्रेस को कमजोर करना, कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को कमजोर करना। हमेशा जब जब चुनाव आते हैं तब तक जो है इस तरह ईडी का
प्रयोग किया जाता है जी। और यही इस बार भी हो रहा है। देखिए, इस बार कांग्रेस को कमजोर करने के साथ साथ विपक्ष को भी कमजोर करने का ये षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि अभी जुलाई महीने में राष्ट्रपति चुनाव है। हाँ। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो रहा है। हाँ। तो मैं तो इस चीज को उससे भी जोड़ के देखता हूं ताकि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि राष्ट्रपति चुनाव में इनको कुछ जो जरूरत है कुछ सहयोग की वो उनको मिल जाए और उनका राष्ट्रपति जो है निर्विघ्न रूप से लेकिन एक बात ये भी है कि जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी तमाम जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए ये सब काम कर रही है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमें पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई थी प्रदर्शन करने की, उसके बाद फिर प्रदर्शन का क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यकर्ता क्या कार्यालय के सामने तक भी नहीं जा सकते हैं। ये सवाल भी पूछ रहे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल कि कांग्रेस कार्यालय में यदि जाने से रोका जा रहा है तो ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है और गलत है। भाई किसी पार्टी के कार्यकर्ता को आप ठीक है ईडी कार्यालय के आसपास आप उनको जाने से रोक सकते हैं, ईडी कार्यालय के भीतर जाने से आप रोक सकते हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय में जाने से आप कैसे रोक सकते हैं? हाँ। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांवपेच है और इसका मकसद और मतलब केवल और केवल कांग्रेस को विपक्ष को कमजोर करना है। और आने वाले चुनाव में देखिए इस साल और जो है अगले साल 2023 में और 2022 के आखिरी में 11 राज्यों में चुनाव है। बहुत बड़ा मायने रखता है विवेक जी। 11 राज्यों में यदि विपक्ष और कांग्रेस कमजोर होती है तो आप यकीन मान के चलिए 2024 में मोदी की हैट्रिक तय है। और इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर वैसे डॉक्टर साहब अभी तो हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पे भी नहीं आए, साल 2024 थोड़ा सा दूर है अभी जी, ठीक है। लेकिन ये जो बात आपने कही कि ये वाकई में बदले की राजनीति नजर आ रही है। हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान साहब, क्या ये बदले की राजनीति है? क्योंकि आप लोग जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि क्या पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को? अपनी पार्टी के कार्यालय तो जा रहे हैं वो लोग। के.एस. चौहान जी, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम के.एस. चौहान जी से जुड़ेंगे। बहरहाल हम अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, हालांकि ये सवाल मुझे के.एस. चौहान जी से लेना था, लेकिन आपके तमाम नेताओं ने इस बात को तो कहा है कि मोदी सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके नेताओं ने बताए हैं कि इस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो केवल और केवल यही एक बड़ा फेस माना जाए कि आपके नेता के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है वो इसी के चलते हो रही है? देखिए विवेक जी, इस देश में अगर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर सबसे ज्यादा किसी ने कहा है, प्रखर और मुखर होके कहा है, तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है। और ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और इनके बैठे हुए वहाँ के हुक्मरान और केंद्र में बैठी हुई जो हुकूमत में सरकार है, लगातार आप देखेंगे तो विपक्ष को कुचलने का प्रयास करती है। और एक से नहीं ढेरों एग्जाम्पल है, आप बेहतर जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई प्रदेशों में इन्होंने इस टाइप का कुकृत्य करने का काम किया है। और जैसे अभी बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई लखन भैया कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है, विपक्ष को कैसे भय में डाला जाए, कैसे उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। और मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में अभी कहा कि अगर आप देखिए कि केंद्र की वो सरकार उन एजेंसियों को अपने एजेंट की तरह यूज कर रही है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और एक राजनीतिक दल में भय बनाने का प्रयास कर रही है। मैं आपके माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र दीपेंद्र हुड्डा जी को उनके घर से निकलने ही नहीं दिया गया और उनको नजरबंद कर दिया गया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के एआईसीसी में अंदर पुलिस ने उनके साथ घुस के उनके साथ मारपीट की। तो कम से कम अगर केंद्र की पुलिस अधीन, जो दिल्ली की पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो कम से कम केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए
तत्काल माफी मांगनी चाहिए कि हमारे से गलती हो गई है। और जिस प्रकार से एक कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उसका कार्यालय मंदिर से कम नहीं होता, हमारे लिए वो कार्य क्षेत्र जहां हम काम करते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जहां रहते हैं, किसी भी पार्टी का वो हो, वो हमारे लिए किसी पूजा स्थल और हमारे लिए एक पवित्र स्थान होता है। और वहां पर जिस प्रकार से गुंडागिरी की गई, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करके वहां से उठा के गाड़ियों में डाला गया, मुख्यमंत्री जी जिनको जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, उनके सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से खेला गया, अगर कोई भगवान ना करे कोई घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती? केंद्र सरकार लेती। ये अहम बात आपने कही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, ये बताइए कि कांग्रेस नेताओं का, खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पूरे इस आंदोलन को न केवल लीड कर रहे हैं, ये बताइए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं कि 8 साल में मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी पर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए। क्या सही है ये बात? वकील माननीय कोर्ट में पहुंच के ये बोल पाएंगे कि आप लोगों ने केंद्र सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, इस वजह से हमारे क्लाइंट को बरी कर दिया जाए? क्या ये तथ्य रखेंगे वो? क्या संवैधानिक तौर पे कार्रवाई नहीं हुई है? मैं ये पूछना चाहता हूं। और क्या ईडी में पहली बार किसी सांसद को बुलाया गया है? और क्या ईडी सुप्रीम अथॉरिटी है कि वही सजा देगी? उसके ऊपर माननीय न्यायालय नहीं है? क्या ईडी ही सर्वे सर्वा है? और क्या ईडी से कोई बरी नहीं हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ईडी ने कि अगर किसी को कार्रवाई के लिए बुलाया है तो क्या वहां से कोई बरी नहीं हुआ है क्या? और आप इतने सत्यमेव जयते वो ना, बिल्कुल सत्यमेव जयते हैं। सत्यमेव हारते नहीं है कभी भी और सत्य की जीत होती है और सत्य कभी दलीलों का मोहताज भी नहीं होता है और इतने लाव लश्कर का भी मोहताज नहीं होता है। सत्य तो अकेला चलता है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी 9 घंटे अकेले बैठे हुए थे वहां पर। चौहान साहब, भूपेश बघेल जी ये पूछ रहे हैं कि आखिर साजिश क्या है? कोई साजिश है क्या इस पूरे मामले में? अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ हमारे साथी प्रवक्ताओं से, और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि अगर संविधान, ये जो उनको बुलाया गया है, उनके खिलाफ वारंट है, उनके खिलाफ 420, 403 और 120 की जो धारा लगाई गई है, वो क्या संवैधानिक है या नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और क्या ये धारा लग गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश करें, अगर वो सही है तो बरी हो जाएंगे, दैट्स ऑल। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी हैंडल कर रहे हैं ईडी को? क्या वो हैंडल कर रहे हैं? और जब मोदी जी को बुलाया गया था वहां पर, तो उस समय क्या यूपीए गवर्नमेंट कर रही थी हैंडल? ऐसा नहीं होता है। ये प्रशासनिक कार्य है, संवैधानिक तौर पे संवैधानिक हिसाब से चलता है। मैं वही पूछना चाहता हूँ, साथी प्रवक्ताओं से यही पूछना चाहता हूँ। तो ये पूरा जो मामला है वो 90 करोड़ के ओवरटेक करने का मामला है 50 लाख रुपए में। ठीक है, इनका 30% शेयर है कि नहीं है सोनिया गांधी जी का, और राहुल गांधी जी का उसमें 38% यंग इंडिया लिमिटेड में शेयर है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो लेन देन है वो अव्यावहारिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अगर नहीं लग रहा है, मान लीजिए, और मुंबई, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और इंदौर में इनकी संपत्ति है कि नहीं है, और इसी जवाब लेंगे आपके। जी चौहान साहब, उससे पहले हम लखन जी का रुख करते हैं। लखन जी, हमेशा कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन से या तो कोई नेता तैयार होता है या फिर वही नेता जो कि आंदोलन के केंद्र बिंदु में है, उसकी कोई एक नई यात्रा तैयार होती है। 1975 में हमने देखा था, जयप्रकाश नारायणन उसके बहुत बड़े उदाहरण थे, और उसके बाद देश को तमाम बड़े नेता उसी एक बड़े आंदोलन से मिले थे। हालांकि आज जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है, अतिशयोक्ति होगी 75 के आंदोलन से उसकी तुलना करना, लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी संवेदनशील और भी ज्यादा होंगे इस पूरे आंदोलन से?
और भी ज्यादा ग्रास्पिंग उनकी बढ़ेगी राजनीति को लेकर, क्योंकि बीजेपी से अगर आप पूछें बड़े नेताओं से तो वो आज भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। बीजेपी के बड़े नेता बहुत ही जायज, वाजिब और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया विवेक जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। यही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस परीक्षण में या इस परीक्षा में, ईडी की परीक्षा में राहुल गांधी की जो समझ है, मैच्योरिटी है, वो और बढ़ेगी। अब देखिए, पिछले 7-8 सालों से तमाम विपक्ष में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वे कुछ ही दिनों तक विरोध करते हैं सत्ता पक्ष का और उसके बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी एकमात्र एक ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार कोरोना से लेकर तमाम देश के, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, सारे मुद्दों पर मुखरता के साथ सरकार का विरोध उन्होंने किया है और लगातार करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी के माध्यम से राहुल गांधी को कमजोर किया गया। एक साजिश के तहत राहुल गांधी को पप्पू करार दिया गया, जबकि राहुल गांधी इतनी इमेच्योर थे, इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत ही वाजिब है कि इससे निश्चित रूप से राहुल गांधी को एक जो है अच्छे नेता के रूप में उभरने में कामयाबी मिलेगी, एक उनकी समझ बढ़ेगी, जनता के सामने जो है जाने के लिए भी एक अच्छा अवसर है। कांग्रेस के लिए तो मैं चाहूंगा, ये तो बहुत अच्छा अवसर है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारी कमजोरियां रही है पिछले 8 साल में कि उसने विपक्ष की सही दमदार भूमिका दमखम के साथ नहीं निभा पाई है। इसलिए भी भाजपा को लगता है कि इसको कमजोर किया जाए। तो आज ही देखिए आप, विपक्ष में जो विपक्ष का नमूना आप देख लीजिए कि ईडी का डर किस कदर बैठा हुआ है कि आप पार्टी आज जो ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी उसमें आप पार्टी नहीं गई। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि कुछ और पार्टियां छिटक जाएंगी। मतलब राष्ट्रपति चुनाव के कारण ईडी का उपयोग किया जा रहा है और अभी भाजपा के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भाजपा के साथ है नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को जो है अपने बहुत सारे सहयोगियों की जरूरत है। तो इसका मूल मकसद देखिए, राष्ट्रपति चुनाव होगा, उसके बाद ये राहुल गांधी के ऊपर ईडी का मामला खत्म हो जाएगा। कहीं ईडी का मामला नहीं रहेगा। अहम बात बताई सर आपने, बहुत अहम बात बोली है। बिल्कुल चर्चा अपने अंतिम दौर पर है। चौहान साहब के सवाल सुने हैं सर, श्रीवास्तव जी आपने, आप जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा, मैं आपको बता दूं कि ईडी 2015 में ऑलरेडी विवेक जी कह चुकी है कि मैटर वाज कंप्लीटेड। और अब जिस प्रकार का बुलाने का पैटर्न है, जिस प्रकार से लगातार 3 दिनों से पूछताछ की जा रही है, आप लगातार आप प्रश्नों का पहले रख लेते, प्रश्न बना लेते, और जिस प्रकार से आपको पूछना है, हमने कहा ना हम डरे थे ना डरेंगे, ना झुके थे ना हम झुकेंगे। हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ गया विवेक जी। और जिस प्रकार ईडी केंद्र सरकार संघी और दुरंगियों की के षड्यंत्रों पर अमल करने वाली पुलिस स्टेशन का अड्डा बन गई है, जिसे चाहो जब बुला लो, जिसे चाहे छोड़ दो। तो आपके माध्यम से कुछ पंक्तियां याद आ गई, अगर परमिशन है तो बोलिए सर, बोलिए जी। देखिए, कद तुम्हारा छिछला है औकात तुम्हारी बेहद कम, कद तुम्हारा छिछला है औकात तुम्हारी बेहद कम, सुन ले रे ताना सहा, कान खोल के कदम मिला के निकल पड़े हम, ना हम डरेंगे ना थमेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये ईडी को आगे करके हमें डराने का घृणित प्रयास कर रहे हैं, हम लड़ेंगे। और आग देखिएगा, हम जब अगली बार डिबेट करेंगे, निश्चित तौर पे मैं फिर कह रहा हूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ठीक, बिल्कुल आपने सही बात कही। के.एस. चौहान साहब, इतने सारे सवाल हैं सर, बोलिए के.एस. चौहान जी। और मेन बात ये है कि आप भी बात समझ रहे हैं कि सत्य जो है, सत्य निडर होता है और जी बोलिए। सत्य जो होता है वो निडर होता है और जो डर होता है वो झुंड में चलता है। यहाँ पर तो सबको बुलाया गया है, ठीक है, आपने अपने तरह से इसको एक्सप्लेन किया। एक फाइनल कमेंट के लिए लखन चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या ये सत्य और असत्य की जो लड़ाई है और इतनी ही आसान है, इतनी ही साफ है, या इसमें जो तस्वीरें हैं थोड़ी सी धुंधली हैं, लेकिन जनता तक उतनी साफ क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। आप जनता से भी अगर पूछिए तो जनता
कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ईडी की कार्रवाई अच्छी है, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं ये कार्रवाई सही नहीं है। पर मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे का वर्तमान समय में इतना ज्यादा क्यों मतलब खुलकर ये बात सामने आ रही है आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल धुंधली ही है इसकी तस्वीर जो है, और आगे भी धुंधली ही रही। देखिए रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सत्ता में आज से 5-7 साल पहले कितना मामला उछाला गया था। आज कहाँ है रॉबर्ट वाड्रा का मामला। इसके पहले 90 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। विवेक जी 90 करोड़ क्या 10-10 हजार करोड़ के तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देश में हैं, लेकिन उन सब चीजों को कहीं पर उसको जो है मैटर को उठाया नहीं जा रहा है जी। एकमात्र इसका उद्देश्य है राहुल गांधी को कमजोर करना, क्योंकि राहुल गांधी दिन ब दिन मैच्योर होते जा रहे हैं। राजनीति में उनकी समझ और पकड़ उनकी बढ़ती जा रही है। अहम बात। अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 चीज आवश्यक है, मनी और लॉन्ड्रिंग। इस केस में दोनों नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दिल्ली में सवाल और छत्तीसगढ़ में बवाल पर बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी से जिस तरह से ईडी की पूछताछ हो रही है, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सियासत अपरंपार है। कांग्रेस का कहना है कि केवल और केवल बदले की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी से अगर आप सुने, बीजेपी से अगर आप पूछें तो वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाक साफ हैं, तो जाएं ईडी जो सवाल पूछ रही उस सवालों के जवाब दे दें, किसी तरह की डरने की क्या जरूरत है। कांग्रेस आंदोलन कर रही है और बीजेपी ये कह रही है कि यह आंदोलन सही नहीं है। आईएनडी गुहार में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।